Okay, so now we'll start with the question number 15th का 6th part, that is conversion of bromobenzene to 1-phenyl ethanol. तो देखिए, ब्रोमोबेंजीन से जाना है 1-phenyl इथेनॉल पे, तो पहले हम दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को एनालाइज कर लेते हैं कि किस तरह का रिएक्शन सीक्वेंस हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा। देखिए 1-phenyl इथेनॉल, तो आपके पास स्ट्रक्चर आएगा CHOH CH3, ठीक है। यहाँ नंबरिंग करेंगे आप, तो ये 1 2 1 पे फिनाइल है और ये 2 कार्बन का अल्कोहल है, दैट इज इथेनॉल। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि आपके पास स्टार्टिंग में बेंजीन दिया गया है और फाइनल स्ट्रक्चर में 2 कार्बन नए इंट्रोड्यूस करने हैं और साथ ही में एक OH ग्रुप भी इंट्रोड्यूस करना है। अब ये किस तरह से हो सकता है? अभी आप कोई ऑलरेडी 2 कार्बन का कंपाउंड लें जिसमें बेंजीन को इंसर्ट किया जाए, पर यहाँ पर बेंजीन डायरेक्टली तो इंसर्ट नहीं हो सकता क्योंकि बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन लगा हुआ है। तो इस बेंजीन को एक न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट करने के लिए हम एक रिएक्शन लिख सकते हैं कि इसको मैग्नीशियम और ईथर के साथ अगर हम ट्रीट करेंगे तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक बार ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट हो गया तो ये जो पार्ट है R, ये अटैक कर सकता है एज ए बेंजीन, ठीक है, और किसी और कार्बन चेन के ऊपर अटैच हो सकता है। अब 2 कार्बन की हमें कार्बन चेन चाहिए जिसमें बेंजीन एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सके। अब न्यूक्लियोफिलिक अटैक किस पे होते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड पे। तो 2 कार्बन का कार्बोनिल कंपाउंड हम ले सकते हैं CH3CHO। यहाँ पर ये जो R ग्रुप है, देखिए R नेगेटिव MgX पॉजिटिव में जो R नेगेटिव है ये अटैक करता है कार्बोनिल कार्बन पे, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा। तो इसके बाद हमें क्या स्ट्रक्चर मिलेगा? देखिए CH3CO नेगेटिव के साथ MgBr अटैच हो जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा बेंजीन। तो जो हम बनाना चाहते थे ऑलमोस्ट वो प्रोडक्ट बनता दिखाई दे रहा है। अब इसका अगर आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस इसके बाद करते हैं तो फाइनली यहाँ पे CHOH और CH3 प्लस MgBrOH हमें मिल जाएगा। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो इस तरह से सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन तो आपको एनालाइज करना है कि कौन से रिएक्शन से क्या हम करवा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7th पार्ट, बेंजल्डिहाइड टू 3-phenyl प्रोपेन 1-ol। तो देखिए हमारे पास बेंजल्डिहाइड है, इससे कन्वर्ट करना है हमें 3-phenyl प्रोपेन 1-ol। देखिए 3rd के ऊपर लगा है फिनाइल, तो मतलब ये हो जाएगा CH2 और ये 1 पे ओल, ठीक है। तो आप नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 पे फिनाइल है और 3 कार्बन का ये अल्कोहल है, तो 3-phenyl प्रोपेन 1-ol। अब इस रिएक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि आपके पास जो इनिशियली स्ट्रक्चर दिया गया है उसमें बेंजीन के अलावा 1 कार्बन है, तो यहाँ हमें 2 कार्बन एक्स्ट्रा ऐड करने हैं और कीटोन से उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। तो 2 नए कार्बन इंसर्ट करने का क्या तरीका है? ये आपके पास जो दिया गया है इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बट अगर आप इसकी एल्डोल कंडेंसेशन करवाएं, क्रॉस्ड एल्डोल, तो क्रॉस्ड एल्डोल में हम किसी ऐसे रिएजेंट से इसको ऐड कर सकते हैं जो इसको 2 कार्बन दे देगा। तो देखिए इसको अगर आप 2 कार्बन के CH3CHO के साथ ट्रीट करवाते हैं तो यहाँ पर क्या है, जो आपका बेंजीन है बेंजल्डिहाइड, ये तो अल्फा हाइड्रोजन कंटेन नहीं करता, पर आपका CH3CHO जो है ये अल्फा हाइड्रोजन कंटेन करता है। तो ये बेस की प्रेजेंस में यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन देगा। तो एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखिए ये आपका प्रोडक्ट बनेगा एल्डोल कंडेंसेशन का।
ठीक है, अब इस प्रोडक्ट में हमारे पास 3 कार्बन आ गए हैं और साथ में इसको अगर हम हीट कर दें तो हीट करने पे क्या होता है, एल्डोल की डिहाइड्रेशन होती है, मतलब यहाँ से ये OH और यहाँ से एक हाइड्रोजन ये निकल के बाहर चले जाएंगे। तो डिहाइड्रेशन के बाद जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज CH डबल बॉन्ड CH CHO। अब यहाँ पर क्या करना, फाइनल प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड भी नहीं है और कीटो ग्रुप को भी रिड्यूस कर दिया गया। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, एक रिड्यूसिंग एजेंट जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को भी रिड्यूस कर दे। अब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को रिड्यूस करने के लिए ना तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ किया जाता है, ना ही सोडियम बोरोहाइड्राइड। हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। तो H2 इन प्लेस ऑफ निकल या प्लेटिनम या, ठीक है, तो यहाँ पर आप और लिखें प्लेटिनम और पैलेडियम और निकल। तो कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन करेंगे तब जाके कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन रिड्यूस होगा और CHO ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा CH2OH में। तो ये हो गया 7th क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, बेंजेल्डिहाइड टू अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। देखिए बेंजेल्डिहाइड टू अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक। अब एसिटिक एसिड का मतलब है CH3COOH, ठीक है, अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल। देखिए अब ये आपका मेन फंक्शन ग्रुप है, तो इस कार्बन से स्टार्ट करते हैं तो ये अल्फा पोजीशन आ गई। अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी भी है और फिनाइल भी है, मतलब यहाँ पर आपको एक OH लगाना है और एक फिनाइल ग्रुप लगाना है। तो फाइनली यहाँ पर तो CH ही रह जाएगा, ठीक है। तो PH CHOH COH दिस इज कॉल्ड, अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी भी लग गया है, फिनाइल भी लगा हुआ है, एसिटिक एसिड। अब ये बनाने के लिए इनिशियल आपके पास बेंजीन पे एक कार्बन अटैच्ड है। अब यहाँ पर बेंजीन के बाहर 2 कार्बन अटैच्ड है, तो CHO को किस में कन्वर्ट करना है, COOH में, कार्बोक्सिल ग्रुप। अब अगर हम यहाँ पर प्रीवियस रिएक्शन की तरह देखें कि अगर हम यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन करें, हमें सिर्फ एक ही कार्बन एक्स्ट्रा चाहिए। एक ही कार्बन एक्स्ट्रा का मतलब है कि अगर आप इसको ट्रीट करते हो HCHO के साथ, पर इन दोनों में एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होती क्योंकि दोनों के पास ही अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो एल्डोल कंडेंसेशन इस रिएक्शन में यूज़ नहीं कर सकते। तो इसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे, देखिए जो अल्डिहाइडिक ग्रुप है, अल्डिहाइडिक ग्रुप को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, साइनाइड में, ठीक है। इसमें आप HCN अगर ऐड करते हैं डायरेक्टली, तो HCN ऐड करने पे क्या होगा, OH CN, ठीक है, ये प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। अब इसके बाद ये जो कार्बन है इस पे OH ग्रुप, ये वाला जो पार्ट है PHCHOH, ये तो हमने अचीव कर लिया। अब साइनाइड को डायरेक्टली अगर हम H3 पॉजिटिव से ट्रीट करते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस इसका करते हैं, तो साइनाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिल ग्रुप में। तो ये बन जाएगा COH। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हर स्टेप पे आपको देखना है कि क्या अल्डोल किया जा सकता है, क्या कैनिजारो किया जा सकता है। तो सभी रिएक्शंस की जो मैकेनिज्म है और उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए 9th पार्ट, बेंजोइक एसिड टू मेटा नाइट्रोबेंजाइल अल्कोहल। देखिए ये आ गया हमारे पास बेंजोइक एसिड। अब इससे बनाना है मेटा नाइट्रोबेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है, CH2OH और मेटा पोजीशन पे लगेगा नाइट्रो ग्रुप। अब ये जो COH है, COH की अगर आप रिडक्शन करते हैं तो COH से बन जाएगा CH2OH, और उस पर अगर आप नाइट्रेशन भी करते हैं तो नाइट्रेशन से क्या हो जाएगा, NO2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं कि COH की रिडक्शन से ये CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और नाइट्रेशन करेंगे तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप अगर होगा तो वो मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा देगा। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में हम डायरेक्टली LAH H2 से ट्रीट करके इसको
रिड्यूस करेंगे तो रिड्यूस करने के बाद आपको मिलेगा यहाँ CH2OH और इसके बाद इसकी आप करेंगे सिंपल नाइट्रेशन दैट इज कंसनट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। तो ये आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट आना चाहिए। अब अगर आप सोचें कि पहले हम नाइट्रेशन कर दें और फिर हम रिडक्शन करें तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहले आप नाइट्रो ग्रुप अगर लगा दोगे फर्स्ट स्टेप में और फिर रिडक्शन करोगे तो रिडक्शन नाइट्रो की भी हो जाएगी और कार्बोक्सिल की भी हो जाएगी, तो NO2 की जगह आपको मिलेगा NH2 ग्रुप रिड्यूस्ड फॉर्म। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 16। देखिए यहाँ पर कंप्लीट डिटेल ही पूछ लिया डिफरेंट रिएक्शन मैकेनिज्म्स की। तो पहले अगर हम देखें एग्जांपल ऑफ एसिटाइलेशन, तो इट्स अ कंप्लीट टॉपिक। तो एसिटाइलेशन बोलिए या एसाइलेशन बोलिए, इट इज़ बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ, ठीक है, या जो आप फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन करते हैं वो भी सेम ही चीज़ है। इंट्रोडक्शन ऑफ असाइल और एसिटाइल ग्रुप, ठीक है, दैट इज RCO, ये वाला जो ग्रुप है इसकी इंट्रोडक्शन इनटू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, फॉर एग्जांपल फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन सबसे कॉमन एग्जांपल इसका है। तो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में हम क्या करते हैं, जैसे आपके पास बेंजीन है, इसको आपने RCOCl के साथ ट्रीट किया इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ जो ये हाइड्रोजन था, फाइनली अगर हम शॉर्टकट में इसको देखें तो ये हाइड्रोजन और एक Cl HCl बना के बाहर निकाल देते हैं और आपको जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें बेंजीन पे क्या अटैच होता है, COR, दैट इज असाइल ग्रुप या एसिटाइल ग्रुप। तो ये हो गया फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन या एसिटाइलेशन। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। CH3CH2OH, तो इसको अगर आपने RCOCl के साथ ट्रीट किया तो यहां पर भी क्या होगा, HCl निकलेगा। कौन सा HCl निकलेगा, ये HCl निकल जाएगा और आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा दैट इज CH3CH2O COR। अब यहां पर जो मैकेनिज्म है, अगर आप मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म में क्या होता है, देखिए ये जो ऑक्सीजन है ये न्यूक्लियोफिलिक होगी और ये जो कार्बन है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पार्शियल नेगेटिव है। तो ये कार्बन अपने आप में इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है और ये ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक है। तो इसलिए अगर हम अटैक करवाते भी हैं तो अटैक कहाँ होगा, इस ऑक्सीजन का अटैक होगा इस कार्बन पे, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा। तो इस तरह से रिएक्शन स्टार्ट होता है, एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन द कार्बोनिल कार्बन। उसके बाद जाके ये ROH यहाँ पर अटैच हो जाएगा, फिर धीरे धीरे ऑक्सीजन के ऊपर इमीडिएटली पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये H पॉजिटिव को लूज़ करेगा, उसके बाद बॉन्ड नीचे आएगा और Cl बाहर निकलेगी। ठीक है, तो उस तरह का मैकेनिज्म है। तो दिस इज द प्रोडक्ट। ठीक है, और इसके क्या एग्जांपल हम लिख सकते हैं, देखिए इसकी जगह अगर आप डायरेक्टली अल्कोहल की जगह फिनोल भी यूज करते हैं तो फिनोल प्लस RCOCl भी ले सकते हैं, या आप एसिटिक एनहाइड्राइड, या मान लीजिए चलिए एसिटिक एनहाइड्राइड डायरेक्टली लेते हैं हम, CH3COOCOCH3। ठीक है, तो ये क्या है, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। तो यहाँ पर भी क्या करना है, ये जो OH है इसका ऑक्सीजन थोड़ा न्यूक्लियोफिलिक होगा, ये इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा और पहले ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट करेगा, उसके बाद फाइनली ये वाला जो पार्ट है ये बाहर निकल जाता है। तो ये वाला जो कंप्लीट पार्ट है OCOCH3 का, ये इस H के साथ कंबाइन करके CH3COOH बना देगा। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी, बेंजीन की ऑक्सीजन के आगे क्या लग जाएगा, OCOCH3 प्लस CH3COH, ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, उसी तरह से एक और एग्जांपल ले लीजिए,
कि अगर हमने यहाँ पर OH की जगह NH2 ग्रुप यूज़ कर लिया तो NH2 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है और इसको हम ट्रीट कर रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही रिएक्शन होगा कि ये नाइट्रोजन इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा, फिर नाइट्रोजन अपना H पॉजिटिव लूज़ करेगा और ये पार्ट बाहर निकल जाएगा। तो ये वाला पार्ट OCOCH3 का नाइट्रोजन से एक H लेके, NH2 से एक H लेके एसिटिक एसिड बना के बाहर निकलेगा और नाइट्रोजन पे क्या बनेगा, एक H बचेगा, उसके आगे COCH3। ठीक है, और ये प्रोडक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एनिलीन की डायरेक्टली अगर आप ब्रोमिनेशन करवाएं तो ये इतना ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है कि आपको तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन मिल जाएगा। कि यहाँ तो NH2 है, आपको ऑर्थो ब्रोमो मिल जाएगा, ठीक है, प्लस आपको पैरा वाला भी मिल जाएगा। और अगर आप ब्रोमीन की कंसंट्रेशन ज़्यादा लेते हैं तो आपको तीनों पोजीशन पे साइमल्टेनियसली दोनों ऑर्थो और पैरा पे मिला के ब्रोमो मिलेगा। बट अगर आप इसकी ब्रोमिनेशन करवाते हैं तो और ये इतना बड़ा ग्रुप है कि ऑर्थो पे स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या होगा, ब्रोमिनेशन सिर्फ पैरा पोजीशन पे होगी। और फाइनली इस NHCOCH3 को आप एसिडिक मीडियम में फिर से हाइड्रोलिसिस करके NH2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका बेनिफिट रहता है कि अगर आपको NH2 के पैरा पोजीशन पे ही ब्रोमो लगानी है, ऑर्थो पे नहीं लगानी, तो NH2 को कन्वर्ट करते हैं NHCOCH3 में एसिटाइलेशन के थ्रू, जिसके बाद ब्रोमिनेशन की जाती है और NHCOCH3 को वापस NH2 में कन्वर्ट किया जाता है थ्रू हाइड्रोलिसिस। तो ये हो गया कुछ एग्जांपल्स ऑफ एसिटाइलेशन या एसाइलेशन। अब नेक्स्ट इज द कैनिज़ारो रिएक्शन। देखिए, तो कैनिज़ारो रिएक्शन भी यहां पर कंप्लीट एक टॉपिक है। तो कैनिज़ारो रिएक्शन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसको आप बोल सकते हैं कि इट्स अ सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। और इसको आप बोल सकते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन। रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, की ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होती है, उनकी सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यहां पर हो रही है। तो सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मतलब है कि सेम कंपाउंड ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और वही कंपाउंड रिड्यूस भी हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डिसप्रोपोर्शनेशन। ठीक है, तो यहां पर आप एग्जांपल लीजिए, जैसे कि बेंजल्डिहाइड है, तो बेंजल्डिहाइड के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, बेसिक मीडियम, जस्ट लाइक एल्डोल रिएक्शन। तो इसको आप बेसिक मीडियम में दैट इज KOH या NaOH की प्रेजेंस में रखेंगे तो CHO को अगर हम ऑक्सीडाइज करें तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और रिड्यूस करें तो क्या बनेगा, अल्कोहल। तो CHO की पहले कर लेते हैं हम ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से बनेगा COOH। पर क्योंकि मीडियम यहाँ पर हमारा बेसिक है, बेस में एसिड एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो जो एसिड बना था COOH वो सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा CO नेगेटिव K पॉजिटिव। तो इस बात का बहुत आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या बनता है, कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाना है। प्लस CHO की रिडक्शन अगर हम करते हैं तो हमें मिलता है CH2OH। ठीक है, तो ये इसके दो प्रोडक्ट हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि कैनिज़ारो में क्या होता है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। ठीक है, और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेंगे, ऑर्थो एंड पैरा फिनोलिक एल्डिहाइड्स, ऐसे एल्डिहाइड जिनमें ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे OH ग्रुप लगा है, फिनोल है, डोंट अंडरगो दिस रिएक्शन। ठीक है,
तो ये हम इसके लिख सकते हैं। मैकेनिज्म अभी करना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक क्रॉस कैनिजारो में आपको बता देता हूँ। क्रॉस कैनिजारो में क्या होता है, यहाँ पर तो हमने दो मॉलिक्यूल इसी प्रोडक्ट के लिए हैं, इसी रिएक्टेंट के लिए हैं, पर क्रॉस में दो अलग अलग रिएक्टेंट हम लेंगे, जैसे कि PHCHO प्लस ले लेते हैं हम HCHO। तो इसको आपने बेस चाहे NaOH ले लिया या KOH ले लिया। अब इनमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि किसकी ऑक्सीडेशन होगी और किसकी रिडक्शन होगी, क्योंकि ये पहले तो सिंपल था, एक ही मॉलिक्यूल है तो उसी की ऑक्सीडेशन कर दी, उसी की रिडक्शन कर दी। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है द अल्डिहाइड विच इज़ मोर इलेक्ट्रोफिलिक अंडरगोज ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो PHCHO और HCHO में ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक यहाँ पर कौन है, HCHO। ठीक है, इसके कार्बन पे ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इट इज़ मोर इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि यहाँ पर कोई रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं है। तो मोर इलेक्ट्रोफिलिक वाले की आपने ऑक्सीडेशन करनी है। तो ऑक्सीडेशन करके HCO नेगेटिव Na पॉजिटिव बनेगा, सॉल्ट बनेगा क्योंकि बेसिक मीडियम है। और PHCHO दूसरे की क्या हो जाएगी, रिडक्शन। तो ये बन जाएगा PHCH2OH। फिर वैसे ही अगर आप एक एग्जांपल ऐसा भी लें कि मान लीजिए एक ही कंपाउंड में दो CHO ग्रुप हमने लगा दिए, तो इसके साथ भी हो सकता है कि एक CHO ग्रुप की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, एक की रिडक्शन हो जाएगी। तो एक बन जाएगा आपका CO नेगेटिव Na पॉजिटिव और दूसरा बन जाएगा CH2OH। तो इस तरह का रिएक्शन भी पॉसिबल है। ओके, तो आई थिंक कैनिजारो रिएक्शन इज ऑल्सो क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट इज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। थर्ड इज क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन से कैसे डिफरेंट है कि सिंपल एल्डोल में दोनों, यहां पर भी बेसिक मीडियम की रिक्वायरमेंट है और साथ में क्या चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। तो सिंपल एल्डोल में दोनों जो मॉलिक्यूल्स थे वो सेम कंपाउंड के थे रिएक्टेंट्स में, क्रॉस्ड में दो डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो आप ले सकते हैं जैसे कि CH3CHO हमने ले लिया प्लस CH3CH2CHO। अब यहाँ पर भी 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन इसके पास हैं, 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन इसके पास हैं। ये अल्फ़ा कार्बन है, तो इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन दोनों के ही पास हैं। अब इसके क्या क्या प्रोडक्ट देखिए बन सकते हैं। पहला है ये जो CH3CHO है, ये आपस में ये बेस के साथ रिएक्ट करके OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके बनाएगा CH2 नेगेटिव CHO। ठीक है, अब इसके बाद ये जो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब यहाँ पर स्पीशीज बनी है, ये अटैक करेगा CH3CH2CHO पे। तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करता है, ये ऊपर जाएगा डबल बॉन्ड, तो उसके बाद आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट। ये बन जाएगा O नेगेटिव, यहाँ पर H और यहाँ बन जाएगा CH2CHO। और उसके बाद जो बेस ने, देखिए बेस ने यहाँ पर H पॉजिटिव निकाला था एक, OH नेगेटिव ने, वो H पॉजिटिव वापस आ जाएगा, तो वापस आ जाएगा तो यहाँ पर H बन जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूट्रल हो गया स्ट्रक्चर। तो ये आपका प्रोडक्ट है। तो आप बोल सकते हो कि ये CHO फंक्शन ग्रुप है, अल्फा पोजीशन और ये बीटा पोजीशन। तो बीटा पे हाइड्रोक्सी है और एक अल्डिहाइड है, दैट इज अल्डोल। तो पहले आपने इस पे बेस का अटैक करा दिया, फिर ये प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, अब अगली बार इस पे CH3CH2CHO पे बेस का अटैक करा के फिर उसका अटैक हम CH3CHO पे करवा देंगे। तो इसको बोलते हैं क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आपको मैं इसका सिंप्लीफाइड तरीके से चारों रिएक्शन अगर हम यहां पर सिंप्लीफाइड तरीके से इसके सॉल्व करते हैं, दैट इज सिंपल एल्डोल प्लस क्रॉस्ड एल्डोल, तो देखिए क्या होगा।
तो फर्स्ट है सिंपल एल्डोल ऑफ CH3CHO। तो करना क्या है, मैंने आपको सिंपल एक इसका शॉर्टकट आई गेस पहले बताया है। दोनों मॉलिक्यूल को एक दूसरे के नीचे रखना है और एक का अल्फा कार्बन दूसरे के कार्बोनिल के नीचे रखना है एग्जैक्टली। ठीक है, क्या करना है, किसी एक मॉलिक्यूल का जो अल्फा कार्बन है उसको दूसरे के कार्बोनिल के नीचे रखना है, फिर दोनों को जोड़ देना है, डायरेक्टली जोड़ देना है। और अल्फा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन थी, इस हाइड्रोजन को उठा के इस ऑक्सीजन पे लगा देना है। तो दैट इज योर प्रोडक्ट। तो ये रहेगा CH3OH और डबल बॉन्ड आपका हट जाएगा जब आप ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच कर रहे हैं। यहाँ पर रहेगा CH2CHO। तो ये सिंपल एल्डोल हो गया। सेकेंड इज सिंपल एल्डोल ऑफ CH3CH2CHO। तो यहाँ भी वही काम करना है आपने, CH3CH2 एक CHO ऐसे लिखा और दूसरा अल्फा कार्बन को उसके नीचे लिखना है। तो अल्फा कार्बन ये है आपका, इन दोनों को जोड़ दिया और यहाँ पर जो एक हाइड्रोजन था इसको उठा के आपने यहाँ पर रख दिया। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है दैट इज CH3CH2CHOH। दिस इज एल्डोल। अब तीसरा केस है कि अब क्रॉस होगा। ठीक है, दोनों डिफरेंट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो CH3CHO मान लीजिए ये बनाता है बेस के साथ CH2 नेगेटिव CHO, इसको बोलते हैं एनोलेट आयन। ठीक है, तो एनोलेट किसका बना, CH3CHO का। इस एनोलेट ने दूसरे पे अटैक किया। दूसरा कौन है, CH3CH2CHO। तो इस पे जब ये एनोलेट CH2 नेगेटिव CHO अटैक करेगा तो फाइनल आपको प्रोडक्ट मिलेगा। जिस पे अटैक हुआ देखिए ये CH, ये O नेगेटिव बनेगा और फाइनली वो OH बन जाएगा और यहाँ पे CH2CHO बनेगा। फोर्थ में जो CH3CH2CHO है ये बेस के साथ रिएक्ट करके एनोलेट बनाएगा। एनोलेट का मतलब है कि अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। अब ये एनोलेट किस पे अटैक करेगा, CH3CHO पे। तो ये इसका अटैक, ये O नेगेटिव ऊपर जाएगा और आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3CHO। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो दो प्रोडक्ट हैं दीज आर क्रॉस्ड एल्डोल प्रोडक्ट्स। और ये जो दो प्रोडक्ट्स हैं ये कैसे हैं, सिंपल एल्डोल। तो ये हो गया एल्डोल कंडेंसेशन। एंड देन द लास्ट वन इज डी कार्बोक्सिलेशन। देखिए डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब है कि रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इट इज सिंपली लॉस ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। तो इसके डिफरेंट केसेस होते हैं कि डीकार्बोक्सिलेशन कहाँ होती है। तो आप सिंपल एक एग्जांपल ले सकते हैं, CH3CONA। इसको जब आप सोडा लाइम के मिक्सचर के साथ हीट करते हैं तो क्या मिलता है आपको, CH4 + Na2CO3। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो Na2CO3 में चली गई। ओके, वैसे आप बोल सकते हैं कि बीटा कीटो एसिड डीकार्बोक्सिलेट कर जाते हैं। ठीक है, बीटा कीटो एसिड जैसे लिखते हैं आप, CH3C+O CH2COH। तो यहाँ पर ये आपका एसिड है,
ये आपकी अल्फा पोजीशन, ये आपकी बीटा पोजीशन। तो बीटा पे कीटो है, इसलिए इसको कहा जाता है बीटा कीटो एसिड। इनको जस्ट अगर आप हीट करें, ठीक है, जो जस्ट हीट करने पे क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड अपनी लूज कर देते हैं। मतलब ये जो CO2 है ये निकल जाएगा और ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पास रह जाएगी। तो आपको यहाँ मिलेगा CH3CO CH3। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गए डी कार्बोक्सिलेशन का एक सिंपल एग्जांपल हो गया। फिर कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी डी कार्बोक्सिलेशन हो रही है। ओके, सो दीज आर सम decent examples. So that is all for this lecture. Next lecture we will start with the question number 17. Okay, thank you.